Good morning, everyone. So, welcome to my channel. Today, we are going to read this chapter number 7, that is Guidelines on Noting. This chapter is really very important, not only for paper 2, but also for paper 3. नोटिंग का जो ये जो वाला पेपर है इसमें पेपर 2 के अंदर भी जो क्वेश्चंस है वो नोटिंग वाले चैप्टर से पूछे जाते हैं एज वेल एज जो पेपर 3 है हमारा दैट इज एंटायरली बेस्ड ऑन नोटिंग और प्रेसी राइटिंग उसके अंदर आता है। तो कहीं ना कहीं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें नोटिंग किस तरीके से बनानी है, क्या क्या उसके अंदर हमें जो है कि पॉइंट्स जो को हमें कवर करना है। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, चैप्टर 7। तो लेट्स बिगिन दिस। इट सेज सबसे पहला है नोट। अब नोट होता क्या है? सो नोट इज रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन अ केस टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल। जो नोट है वो बेसिकली वो रिमार्क्स जो कि एक केस को फैसिलिटेट करता है उसके डिस्पोजल के लिए। ठीक है, इट इंक्लूड्स अ प्रिसाइज ऑफ प्रीवियस पेपर्स। इसके अंदर क्या क्या होता है? जो भी प्रीवियस पेपर्स है, जो भी इशू आ रहा है उसका एनालिसिस है, जिसको डिसीजन चाहिए, एज वेल एज कोई फाइनेंशियल, लीगल या फिर अदर इम्प्लीकेशंस कुछ भी होता है तो उसके लिए हम नोट बनाते हैं। ठीक है, तो नोट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले कोई भी जो प्रीवियस पेपर है उनके बारे में कुछ थोड़ा सा प्रिसाइजली लिखते हैं। जो भी एनालिसिस, जो भी इश्यूज आ रहे हैं, जिन भी इश्यूज पे हमें डिसीजन देना है या डिसीजन चाहिए, उनको हम एनालिसिस करते हैं। फिर फाइनेंशियली उसका जो है किस प्रकार से प्रभाव पड़ेगा, लीगली उसका क्या प्रभाव इम्प्लीकेशंस होंगी, वो हम सब कुछ उसके अंदर लिखते हैं। फिर हम उनके सजेशंस कुछ हमारी तरफ से हो और उन सजेशंस की जस्टिफिकेशन और फाइनल डिसीजन जो कि आपकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जो है लेती है। तो इस तरीके से जो जो हमारा बेसिकली जो नोट का जो मेन आइडिया है बिहाइंड द नोट, जो कि मिनिस्ट्रीज में यूज किया जाता है, वो क्या है? दैट इज टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल। किसी भी इशू को एनालाइज करके उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसका निवारण निकाला जाए, दैट इज नोट। सो नोटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग अ नोट ऑन द नोट्स पोर्शन ऑफ अ फाइल। फाइल का जो एक नोट पोर्शन होता है, स्पेशली ग्रीन कलर का जो नोट होता है, उस पर हम अपनी फाइल प्रोसेस करते हैं एंड दैट इज रिकॉर्डेड बाय द डीलिंग ऑफिसर। ठीक है, डीलिंग ऑफिसर जो भी उसको डील कर रहे हैं, जो फर्स्ट पर्सन होंगे जो उसको डील करते हैं, दैट इज द डीलिंग ऑफिसर। ठीक है, या फिर अदर ऑफिसर्स हिरारकी में कोई भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मिनिस्टर को हमें फाइल पुटअप करनी है, देन इट हैज़ टू बी इनिशिएटेड बाय डेप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर। सिमिलरली अदर जो एफिमेरल केसेस हैं या फिर जो रूटीन मैटर्स हैं उनको डील करते हैं तो डीलिंग ऑफिसर लाइक अगर हम सेक्रेटेरिएट की बात करें तो उसमें स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दी एएसओ, दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से वो शुरू हो जाता है। ठीक है, टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सो दैट जो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है दे कैन टेक द डिसीजन ऑन इट। राइट, चलिए अब बोलते हैं यहाँ पर गाइडलाइंस क्या क्या है नोटिंग के लिए। तो ऑल नोट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ नोटशीट। नोटशीट पर होने चाहिए। अभी तो हमारे पास ई फाइल आ गया है, इवन दैट आल्सो हैज अ येलो नोट एज वेल एज अ ग्रीन नोट। तो ग्रीन नोट जो है कंफर्म नोट बोला जाता है। आफ्टर दैट नो चेंजेस कैन बी मेड इनटू इट। ठीक है, तो ऑल नोट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन अ नोटशीट। नोटशीट पर होने चाहिए। अ नोट इज सबमिटेड ईदर टू सीक अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और फॉर इन्फॉर्मेशन। ओके, तो दो केसेस के लिए हम नोट पुटअप करते हैं, या तो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल ले रहे हैं या फिर हम उनको इन्फॉर्मेशन के लिए पुटअप करते हैं। अ नोट मस्ट बी कंसाइज। नोट जो है वो कंसाइज होना चाहिए। मतलब नोट जो है कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत बहुत लेंदी लिख रहे हो या इनवैलिड पॉइंट्स उसके अंदर डाल रहे हो। नो, इट शुड बी टू द पॉइंट और कंसाइज होना चाहिए। लेंदी नोट्स को आपको अवॉइड करना है। वर्बेटिम रिप्रोडक्शन नहीं करनी है। जैसा हु बहू, वर्बेटिम मीन्स हु बहू रिप्रोडक्शन नहीं करनी है। जैसे कोई भी लेटर आया और आपने सिंपली उठा के उसकी लैंग्वेज लिख दी, नो, इट शुड नॉट बी डन। राइट, so it should be concise to the points and it should be in your words, or extracts from or paraphrasing of the paper under consideration। ठीक है, तो वर्बेटिम रिप्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम और पैराफ्रेजिंग आपको क्या करना है? उसको अपनी लैंग्वेज में उसको लिखना है और कंसाइजली लिखना है। ठीक है, फ्रेश रिसीट और एनी अदर पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस और नोट्स ऑन द सेम फाइल शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। ठीक है, तो अगर कोई भी आपको वर्बेटिम रिप्रोडक्शन नहीं करनी है, पैराफ्रेज नहीं करना है, जैसे दे रखा है वैसे के वैसे आपने लिख दिया। ठीक है, फ्रेश रिसीट या कोई भी अदर पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस जो आपके पास लगी हुई है, ठीक है, सेम फाइल के अंदर है, उसको भी आपको यूं कहीं रिप्रोड्यूस नहीं करना है। दैट मीन्स आपको जो है नोट को कंसाइजली पुटअप करना है, अपनी लैंग्वेज में पुटअप करना है। इंस्टेड अ समराइज्ड वर्जन ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन पीयूसी एफआरआर टू बी ब्रॉट ऑन द नोट। ठीक है, तो ये सब कुछ आपको समराइज्ड वर्जन जो है इन पीयूसीज में जो एफआर के अंदर आता है वो आपको नोट के अंदर लेके आना है।
ठीक है। पीयूसी इज पेपर अंडर कंसिडरेशन एंड एफआर इज फ्रेश रिसीट। ठीक है, ओके। नाउ फॉर इफेक्टिव नोटिंग एंड टू डिसाइड द क्वांटम ऑफ नोटिंग, गाइडलाइंस गिवन ऑन फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग 7.4 आर टू बी अडॉप्टेड। देखिए, फॉर इफेक्टिव नोटिंग, अगर आपकी नोटिंग को आपको इफेक्टिव करना है, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो है कितनी क्वांटम ऑफ नोटिंग, क्या नोटिंग एक्चुअली रिक्वायर्ड है, कितनी उसकी एक्चुअली रिक्वायरमेंट है, क्वांटिटी कितनी है। गाइडलाइंस गिवन दे रखी है, अभी हम उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम बोलते हैं फंक्शनल अप्रोच बोलते हैं हम, जिसको फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग, जिसके अंदर हमारे 4 टाइप के केसेस आते हैं। जैसे एफिमेरल केसेस हो तो क्या करना है, रिपीटेटिव केस होगा तो क्या करना है, फिर पॉलिसी रिलेटेड है तो क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है तो क्या करना है, लाइक दिस। सो वी विल रीड अबाउट इट लेटर। ओके, जैसे जैसे अभी हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है, व्हेन पासिंग ऑर्डर्स और मेकिंग सजेशंस एन ऑफिसर विल कन्फाइन हिज और हर नोट टू द एक्चुअल पॉइंट्स ही proposes टू मेक विदाउट रिटेटिंग द ग्राउंड ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस नोट। जो भी प्रीवियस नोट्स के अंदर पहले से कवर हो गया है उसको आपको रिट्रेट नहीं करना है, ठीक है। इफ ही और शी अग्रीज टू द लाइन ऑफ एक्शन सजेस्टेड इन द प्रीसीडिंग नोट, ही और शी विल मेयरली अपेंड हिज सिग्नेचर। अगर आप बीइंग अ सेक्शन ऑफिसर, बीइंग एन अंडर सेक्रेटरी, अगर आप सोचते हैं कि नहीं, यहाँ पर जो है जो भी नोट में पुट अप हुआ है, आई एग्री टू दिस, सो यू जस्ट नीड टू मेयरली अपेंड योर सिग्नेचर देयर। आप सिंपली अपने वहां पर सिग्नेचर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, राइट। In case he or she takes a decision different from the one suggested on the file, he may do so giving reasons for his decision. Like let's say कि नोट के अंदर कुछ प्रपोज होके आया है और आप चाहते हैं कि नो, यू डोंट एग्री टू दिस, यू वांट टू ऐड समथिंग टू दैट, सो राइट। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डू सो बाय सिंपली राइटिंग दैट इन द नोट। आप अपना वहां पर लिख के सजेशन कर सकते हैं। Any officer who has to note upon a file on which a running summary of facts is available will in drawing attention to the facts of the case refer to the appropriate part of the summary without repeating it to its in his own note। देखिए, कोई भी ऑफिसर who has to note upon, जिसको भी फाइल पर नोट पुट अप करना है, ठीक है, तो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स का मतलब होता है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए जैसे केसेस होते हैं, जिन केसेस जो बहुत लंबे लंबे केसेस चलते हुए आ रहे हैं, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस हैं, तो उन केसेस में क्या करते हैं, आप उन फैक्ट्स की समरीज बना देगी। जैसे कि हमने वो, हमारे पास उस दिन वो फाइल आया था, हमने वहां से उनके पास भेजी, वहां से इनके ये इनपुट्स आए हैं, दूसरी मिनिस्ट्री के पास हमने उस दिन भेज दिया, उस मिनिस्ट्री ने हमें ये इनपुट दिया है, यहाँ से अभी पेंडिंग है। और राइट साइड टॉप कॉर्नर में उनका डेट डाल देंगे और कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में उनको फाइल कर देंगे। दीज आर कॉल्ड रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। ये इसलिए किया जाता है ताकि हम स्पीडी तरीके से डिस्पोजल कर सके। मींस इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द होल फाइल और द एंटायर फाइल, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली रेफर टू द रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, आपको उस पूरा केस के बारे में पता चल जाएगा और अकॉर्डिंगली यू कैन डिस्पोज दो। ठीक है, पॉलिसी बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसीज बनाते हैं दूसरी मिनिस्ट्री से, आप जो है उनके प्रपोजल्स लेते हैं, उनके सजेशंस लेते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी क्रक्स है रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स के अंदर, जो भी क्रक्स है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल ऑफिसर जो भी आपका डिपार्टमेंट है उनके कमेंट्स नहीं लिखने होते हैं, डिपार्टमेंट किसी डिपार्टमेंट के पास भेजिए, जो भी लास्ट में जो उनका कंक्लूड होकर जो आया वो आपको रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स में लिखना होता है। ठीक है, हम इसके बारे में भी अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर आपको मान लीजिए कोई भी एक ऑफिसर है जो कि जिसको नोट पुटअप करना है, अगर वो रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स इफ इट इज देयर, इफ इट इज अवेलेबल, नोट के अंदर अगर वो है, तो आपको कोई भी जो नोट या फिर जो भी फैक्ट्स है उसको रिट्रेट नहीं करना है, मतलब लिखना नहीं है उसको। अगर आप इफ यू वांट टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट्स, आप चाहते हैं कि कोई ना कोई इसी में से इसके बारे में कुछ लिखना, तो सिंपली आप रेफर कर सकते हैं उसको समरी में कि प्लीज रेफर टू दिस पेज नंबर दिस, कॉरेस्पॉन्डेंस साइड में रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स है इस पेज नंबर पे, और उसको रिपीट कर सकते हैं विदाउट रिपीटिंग इट्स इन हिज ओन नोट। अपने नोट में उसको रिपीट नहीं करना है, सिंपली उसको रेफर कर देना है, राइट। नेक्स्ट है आपका रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ एक्ट, रूल्स और गाइडलाइंस विल बी प्लेस्ड ऑन द फाइल एंड अटेंशन टू इट विल बी ड्रॉन इन द नोट रादर देन रिप्रोड्यूसिंग द रेलिवेंट प्रोविजंस इन द नोट। देखिए, यही बताया, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, कुछ भी एक्ट्स है, रूल्स है, गाइडलाइंस है, कुछ भी जो कि फाइल के अंदर लगी हुई है, ठीक है, और अगर आपको उनको उनकी तरफ अटेंशन ड्रॉ करना है तो आप उनको रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, आप उन क्या करेंगे, आप उनको सीधा रेफर कर देंगे, अनलेस वो जो एक्सट्रैक्ट है जिनके बारे में आप बात करोगे वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है किसी भी डिसीजन पर अराइव होने के लिए, देन इन दैट केस यस यू कैन डू सो। ठीक है, तो रेलिवेंट जो भी एक्सट्रैक्ट है उनको आपको क्या करना है, रेफर करना है। ठीक है, अगर आप किसी की तरफ कहते हैं तो सिर्फ आपको रेफर करना है, अदरवाइज रिप्रोड्यूस उनको नहीं करना है, राइट। Now, unless a running summary of facts is already available on the file or the last note on the file itself serves that purpose, a self-contained note will be put up with every case submitted to the secretary or ministry। देखिए, अगर मान लीजिए कि रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है अवेलेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन या फिर जो लास्ट नोट जो है आपका, ठीक है, वो जो है पूरी की पूरी जो भी अब तक
एडवांसमेंट या जो भी हो चुका है उसके अंदर, नोट के अंदर, फाइल के अंदर, वो कह रहा है उसके बारे में। तो इन दैट केस एक सेल्फ कंटेन नोट आप बनाएंगे। सेल्फ कंटेन का मतलब है जिसमें आप सारे फैक्ट्स के बारे में लिखेंगे, खुद से बनाएंगे उस नोट को, रिफ्रेश नहीं करेंगे उनको, ठीक है। एक सेल्फ कंटेन नोट का मतलब है जो आप खुद से कंसाइज नोट बनाएंगे, ठीक है। एवरी केस, जब भी फाइल जो है कभी भी अगर सेक्रेटरी या मिनिस्ट्री के पास जाती है, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज व्हाट वी डू। देखिए हम भी जब मिनिस्ट्री या फिर सेक्रेटरी के पास जब फाइल्स भेजते हैं, तो व्हाट डू वी डू, एक सेल्फ कंटेन नोट अगर हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं, वो पूरा का पूरा जो भी उस केस के अंदर जहां से शुरू हुआ और जो जो उसके अंदर डेवलपमेंट्स है वो आपको उसके अंदर मेंशन करने चाहिए, राइट। सच अ नोट विल ब्रिंग आउट ब्रीफली बट क्लियरली द रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। ब्रीफली बड़े कंसाइजली वो जो है नोट जो है उन रेलिवेंट फैक्ट्स को लेके आएगा, इंक्लूडिंग द व्यूज एक्सप्रेस्ड ऑन द सब्जेक्ट बाय अदर डिपार्टमेंट, जो भी अदर डिपार्टमेंट्स ने के व्यूज है उनके बारे में, if any consulted in the matter and the point or points on which the order or decision of the secretary or minister is sought, ठीक है। तो किसी भी मिनिस्टर या फिर सेक्रेटरी के पास अगर फाइल जाएगी, देन यू आर सपोज टू पुट दैट ब्रीफ नोट क्लियरली विद रेलिवेंट फैक्ट्स, ठीक है। ओके, a self-contained note is prepared while seeking advice or opinion or concurrence of other department। तो यहाँ पर दो केसेस में अब आप कह सकते हैं, यहाँ पर दो केसेस ऐसे बन रहे हैं वेयर सेल्फ कंटेंट नोट इज प्रिपेयर्ड व्हाइल सीकिंग एडवाइस, जब भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट से आप एडवाइस या कोई ओपिनियन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, किसी दूसरे डिपार्टमेंट, सो इन दैट केस अ सेल्फ कंटेंट नोट इज प्रिपेयर्ड। सो दिस बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट दैट अ सेल्फ कंटेंट नोट इज प्रिपेयर्ड इन केस यू वांट टू टेक अ डिसीजन या फिर कोई भी एडवाइस या ओपिनियन लेना चाहते हैं। इन दैट केस self contained note is prepared, as well as a self contained note is also prepared in case you want to put up a file to the secretary or to the minister, right? Okay, such interdepartmental references are to be made only with the approval of an officer not below the level of joint secretary। this is really very important, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है कि अगर आप फाइल जो है दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेज रहे हैं, ठीक है, अगर आप फाइल किसी दूसरे डिपार्टमेंट के पास भेज रहे हैं तो वो जेएस लेवल के ही ऑफिसर, नॉट बिलो द लेवल ऑफ जेएस के लेवल से नीचे नहीं होने चाहिए। दैट मीन्स अगर आपको फाइल, लेट्स से इफ यू आर वर्किंग इन Ministry of Youth Affairs and if you want to send your files to DOPT for any clarification for their opinion or advice, in that case आपके यहाँ से एटलीस्ट जेएस जो है, जॉइंट सेक्रेटरी जो है, ही विल फॉरवर्ड द फाइल, ठीक है, बाय अ नोडल मिनिस्टर डिपार्टमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, और जिस तरह से डिपार्टमेंटल जो इंस्ट्रक्शंस है इस तरीके से आप उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। व्हेन अ पेपर अंडर कंसिडरेशन रेजेस सेवरल मेजर पॉइंट्स which require detailed examination, जैसे जैसे मान लीजिए आपके पास एक PUC आया, दैट इज पेपर अंडर कंसिडरेशन, आपके पास एक पेपर आया एंड दैट इज रेजिंग सेवरल मेजर पॉइंट्स, काफी उसके अंदर जो है मेजर पॉइंट्स हैं दे रखे हैं उसके, ठीक है, और जिनको आपको डिटेल में एकदम एग्जामिनेशन चाहिए, ठीक है। ईच पॉइंट और ग्रुप ऑफ रिलेटेड पॉइंट्स विल बी नोटेड अपॉन सेपरेटली इन सेक्शनल नोट्स। तो सेक्शनल नोट्स का मतलब है कि छोटे छोटे नोट्स में, सेक्शनल नोट्स का मतलब होता है छोटे नोट्स, ठीक है। आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले जो, जैसे मान लीजिए कोई भी एक नोट आया जिसके अंदर, वो जो नोट है उस नोट के अंदर 10 मेजर पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब 10 के 10 मेजर पॉइंट्स अगर आप लिखेंगे तो वो तो लिख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी नोट में किसी पॉइंट के लिए आपको किसी मिनिस्ट्री से रेफर करना होगा, किसी किसी पॉइंट के लिए आपको कहीं से इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी के नोट पॉइंट के रिगार्डिंग आपके पास इन्फॉर्मेशन है। तो अगर कोई ऐसी PUC आती है जिसमें बहुत सारे सेवरल मेजर पॉइंट्स है और जिसके लिए आपको डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जरूरत है, in that case it will be noted upon separately in sectional notes। सेक्शन के नोट्स में मतलब अलग अलग सेक्शन वाइज आप उसको बांटेंगे। सेक्शनल नोट्स का मतलब यहाँ पर सेक्शन वाइज आप उसको बांटेंगे, ठीक है। सच नोट्स विल ईच बिगिन विद द लिस्ट ऑफ द मेजर पॉइंट्स। वो जो नोट्स हैं वो कहाँ से शुरू होंगे, इट विल बिगिन विद द लिस्ट ऑफ मेजर पॉइंट्स, की सबसे पहले वो लिस्ट लगी जाएगी, ठीक है, कि ये जो है ये लिस्ट है, ये जो है हमारी लिस्ट है मेजर पॉइंट्स की, ठीक है, एंड प्लेस्ड बिलो द मेन नोट इन अ सेपरेट फोल्डर। और उन ये जो मेजर पॉइंट्स के जो नोट है दैट इज प्लेस्ड बिलो द मेन नोट, ये जो आप जो नोट चला रहे हैं ना उसको एक अलग फोल्डर में रखेंगे आप उसको, ठीक है। यानी कि वो जो नोट्स, वो जो 10 इंपॉर्टेंट नोट्स है दैट विल ईच बिगिन विद द लिस्ट ऑफ मेजर पॉइंट्स। उसके अंदर वो शुरू कैसे होंगे कि ये मेजर पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, ठीक है, एंड प्लेस्ड बिलो द मेन नोट, और जो मेन नोट है आपका एक अलग से फोल्डर में उनको आप उनको रखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स उससे आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे सेक्शनल नोट जब आप चलाते हैं उसको सेक्शन वाइज आप डिवाइड करते हैं, तो 2 पॉइंट्स पर अभी हम नोट चला रहे हैं और उसको नीचे वाले जो जो फोल्डर लगाया था उसके अंदर 10 पॉइंट की लिस्ट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप सेक्शनल नोट जो है चला सकते हैं, राइट।
इफ apparent errors or incorrect statements in a case have to be pointed out, अगर मान लीजिए कोई apparent मतलब आपको दिख रहा है कोई error है इसके अंदर, ठीक है, और वो आप पॉइंट आउट करना चाहते हो, ठीक है, और इफ एन ओपिनियन एक्सप्रेस देयरइन हैज टू बी काउंटर्ड, और अगर किसी का ओपिनियन, अगर मान लीजिए आप किसी नोट पर आपको ओपिनियन लगता है कि नो दिस इज नॉट राइट, and if you want to counter that, then care should be taken to make observations in courteous and temperate language free from personal remarks. तो आपको एकदम courteous way में उनको देना है, right? While preparing oblique submitting notes for the cabinet or cabinet committees, इस केस में क्या होता है, जब भी आप कैबिनेट को भेजते हैं या फिर कैबिनेट कमिटीज को, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को, कमिटी ऑफ सेक्रेटरीज को, ठीक है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन और रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई लेवल कमीशन या कमिटीज को, तो इसका जो फॉर्मेट है दैट इज गिवन देयर इन दी कैप्सेक की वेबसाइट पर है, विच इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो कि आपको फॉलो करना है. ब्लैक और ब्लू इंक आप यूज कर सकते हैं, या स्टाफ और ऑफिसर्स बोथ कैन यूज इट. ओके ओके, अ नोट विल बी डिवाइडेड इनटू सीरियल नंबर्ड पैराग्राफ्स. तो आप जो है जब भी नोट बनाए तो आप हमेशा उसमें 1 नहीं लिखते हैं, उसके बाद 2 3 4 5 लाइक दिस, आप उसको सीरियल नंबर करते हैं. इन केस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग और पॉलिसी केसेस, जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस है या फिर पॉलिसी केसेस है, ये जो होता है ये डिटेल नोट बनते हैं. जो प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस होते हैं या फिर पॉलिसी केसेस होते हैं ना, इनके अंदर क्या होता है, आपको बहुत डिटेल एग्जामिनेशन करनी होती है. समटाइम्स यू नीड टू रेफर टू सम अदर डिपार्टमेंट्स टू गेट देयर ओपिनियन, देयर एडवाइस, ठीक है. तो इन केस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर पॉलिसी केसेस जो आते हैं, देन पैराग्राफ्स may have some brief titles. This becomes really very important कि जब भी आप मान लीजिए नोटिंग का जो थर्ड पेपर है, उस पेपर में आपको आता है कोई डिटेल नोट के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, आप ब्रीफ टाइटल्स दे सकते हैं, ठीक है. दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर आप ब्रीफ टाइटल्स दे सकते हैं, और जहां पर आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन पॉलिसी के 7.14 में आपको दे रखा है. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. बट येस, दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट कि कहीं ना कहीं अगर जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस पर जाते हैं या पॉलिसी केसेस के बारे में बात करते हैं, इन दैट केस आप क्या कर सकते हैं, उन पैराग्राफ को आप जो है एक हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है, ब्रीफ टाइटल दे सकते हैं. वो टाइटल्स कैसे हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्ट कर सकते हैं आप बैकग्राउंड, सबसे ऊपर लिखा आपने बैकग्राउंड, फिर उसके बारे में स्टार्ट कर दिया, फिर आपने लिखा एडवांसमेंट, फिर स्टार्ट कर दिया, फिर आपने लिखा कि किसी भी डीओपीटी का डीओपीटीज ओपिनियन, फिर आपने उसके बारे में लिख दिया, लाइक दिस, राइट. तो इस तरीके से क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ दैट टाइटल जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे कैन रीड इट वेल, ठीक है, सीधा आप वो जो पॉइंट्स पर जाना चाहते हैं, दे कैन गो टू दैट एंड योर फाइल कैन गेट अप्रूव्ड इजीली, ठीक है, लाइक दिस. हैंड रिटन नोट शुड बी अवॉइडेड. देखिए हैंड रिटन नोट्स है वो अवॉइड करने हैं आपको, ठीक है, एंड इट शुड बी इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड इफ इट इज हाफ पेज और मोर. अगर आपका जो नोट है वो हाफ पेज से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, करना चाहिए इवन आपको. एंड नोट्स आर टू बी प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पर जो है नोट शीट के नोट्स जो है प्रिंट होते हैं. अ स्मॉल मार्जिन, कम से कम 1 इंच का आपको मार्जिन छोड़ना है चारों तरफ, ठीक है, ताकि ये जो आपका जो नोट्स है वो प्रिजर्व रह सके, फटे वटे नहीं, राइट. चलिए बात करते हैं क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक फाइल. इसमें बात करते हैं इन ई फाइल, इलेक्ट्रॉनिक और फिजिकल फाइल, अ फाइल ऑन विच फाइल नंबर इज क्रिएटेड बाय सिस्टम बट प्रोसेसिंग ऑफ द फाइल इज डन फिजिकली. देखिए ई फाइल में जो फाइल नंबर है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट किया जाता है, लेकिन प्रोसेसिंग हम उसको फिजिकली करते हैं, ठीक है. एंड इज डन बिफोर रिकॉर्डिंग अ नोट यूजिंग अप्रोप्रिएट मेन मेन्यू. आपको अगर फाइल ओपन करनी है वहां से तो आप उसको क्रिएट कर सकते हैं जाके अकॉर्डिंगली मेन्यू ऑप्शन पर जाकर. रिकॉर्डिंग अ नोट इन एन इलेक्ट्रॉनिक फाइल, अब किस तरीके से आप एक इलेक्ट्रॉनिक फाइल पर रिकॉर्ड नोट करते हैं, तो इनर पेज ऑफ अ फाइल हैज एड ग्रीन नोट, आप उसमें ग्रीन का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन टू रिकॉर्ड द नोट एंड डू द रेफरेंसिंग एंड डॉकेटिंग. आप इसमें रेफरेंस कर देंगे, डॉकेटिंग कर देंगे. रेफरेंस भी ऑटोमेटिकली हो जाता है. रेफरेंसिंग होता है पेज नंबरिंग. तो रेफरेंसिंग कैसे होती है, जैसे आप उसके अंदर ई फाइल के अंदर आप पेज अपलोड करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर हो जाता है. डॉकेटिंग कैसे करते हैं, डॉकेटिंग आप उसके अंदर उसको हाईलाइट करके और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाता है राइट साइड में, उससे आप उसको डॉकेटिंग कर सकते हैं, राइट. तो अगर जैसे मान लीजिए आपने डॉकेटिंग पार्ट को ही डॉकेट किया, क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा. येलो नोट का भी वहां पर एक ऑप्शन है जिसको हम रफ नोट बोलते हैं, ठीक है. जैसे अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपका सीनियर वो नोट एक बार चेक कर ले, उसके बाद आप उसको ग्रीन में टर्न करें, बिकॉज एक बार फाइल का नोट अगर ग्रीन में चेंज हो गया देन इट कैन नॉट बी रिवर्टेड, वो वापस नहीं होगा, इट विल रिमेन फॉर एवर. तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि यू वांट टू डिस्कस समथिंग विद योर सीनियर्स, तो आप क्या कर सकते हैं, येलो नोट पर आप फाइल पुट अप कर सकते हैं एंड सेंड इट टू योर सीनियर्स.
सीनियर आपको फाइल को चेक करके वापस भेज सकते हैं या फिर उसको वहीं के वहीं कंफर्म कर सकते हैं। द मोमेंट इट गेट्स कंफर्म, जैसे ही येलो नोट को कंफर्म करेंगे ऑटोमेटिकली आपका नाम हटके योर जो फाइल है वो इनिशिएट हो जाएगी आपके ऑफिसर की तरफ से। दैट मीन्स उस नोट के नीचे आपके ऑफिसर का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो येलो नोट ऑप्शन जो है वो भी होता है, वहां पर रफ नोट होता है विच में बी कंफर्म एज अ ग्रीन नोट, जो कि ग्रीन नोट की तरह कंफर्म किया जा सकता है। डिटेल्स ऑफ नेम एटसेट्रा ऑफ द ऑफिसर हु कंफर्म्स इट विल अपीयर इन अ ग्रीन नोट, जो भी कंफर्म करेगा उनका नोट ग्रीन नोट पर दिखेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल ऑफिसर्स ऑफ द रैंक ऑफ डीलिंग ऑफिसर्स एंड अबव और इक्विवेलेंट टू यूज डीएससी। डीएससी आपको यूज करना है, डिजिटल सिग्नेचर आपको यूज करना है। ठीक है, और ये जो डिजिटल सिग्नेचर है आपके, ये जो डीएससीज है, ये आपकी मिनिस्ट्री आपके लिए प्रोक्योर करेंगी। ठीक है, बस इसके लिए ये कंडीशन है कि आपका जो आधार कार्ड है इट हैज टू बी लिंक्ड विद योर मोबाइल नंबर। अगर ऐसा है तो देन यू कैन डू इट। ओके, नाउ यहाँ पर कुछ प्रोविजंस दे रखे हैं, स्टैंडर्डाइज वन लिक क्विक नोटिंग। ठीक है, कुछ वहाँ पर स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है जिसको आप कर सकते हैं ई फाइल्स के अंदर। ई फाइल्स के अंदर ये भी फैसिलिटी है कि आप अपनी फाइल्स की जो है एक्सेस को डेलीगेट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई सीनियर ऑफिसर है तो वो अपने पीए को डेलीगेट कर सकते हैं लाइक दिस। ठीक है, ये उसी के बारे में दिया गया है। चलिए 7.3 के बारे में बात करते हैं, एग्जामिनेशन। अगर आपको इफ यू फाइंड दिस इंपॉर्टेंट यू कैन रीड दिस ऑन योर ओन, आई डोंट फाइंड दिस इंपॉर्टेंट इनफ, तो मैं इसलिए इसको डिस्कस नहीं कर रहा। ओके, 7.3 है एग्जामिनेशन इन सेक्शन बाय डीलिंग ऑफिसर। तो सेक्शन के अंदर डीलिंग ऑफिसर उसको कैसे डील करते हैं, कैसे एग्जामिन करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए, व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑन अ रिसीट इज ऑब्वियस और इज बेस्ड ऑन अ क्लियर प्रेसिडेंट और प्रैक्टिस और हैज बीन इंडिकेटेड बाय अ हायर ऑफिसर एंड अ कम्युनिकेशन हैज टू इशू अ ड्राफ्ट विल बी पुट अप विदाउट एनी इलैबोरेट नोट। देखिए, जब भी लाइन ऑफ एक्शन क्लियर है कि आपको पता है कि ये वाले जो है हमारा रूटीन मैटर है, इस तरीके से होता है। ठीक है, जब ऑब्वियस है उसका कि आपको पता है कि इसे रिप्लाई किस तरीके से बनाया जाता है, प्रेसिडेंट पहले से है, प्रैक्टिस आप उसका करते आ रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई सीनियर ऑफिसर ने इंडिकेट किया है कि ठीक है आप इसको ऐसे कर दीजिए। ठीक है, इन दैट केस जिसमें आपको सिर्फ एक कम्युनिकेशन इशू करना है, तो उसमें आप सीधा सीधा क्या करेंगे, अ ड्राफ्ट विल बी पुट अप, आप उसमें एक ड्राफ्ट पुट अप करेंगे एंड विदाउट एन इलैबोरेट नोट। उसमें आपको पूरा बड़ा बड़ा लिखने की, सब कुछ पूरा बैकग्राउंड और सब कुछ देने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली उसको 4 लाइन में लिख के उसको क्लियर कर सकते हैं। इन अदर केसेस द डीलिंग ऑफिसर वाइल सबमिटिंग अ नोट ऑन अ केस विल, अदर केसेस में क्या करेंगे आप, सबसे पहले देखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट्स उसके अंदर है, सी वेदर ऑल द स्टेटमेंट्स सो फार दे आर ओपन टू चेक और करेक्ट। जो भी आप देख सकते हैं क्या वो करेक्ट है, जो भी मिस्टेक्स है उसको पॉइंट आउट करेंगे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स को आप बताएंगे, मिसिंग डेटा है या इन्फॉर्मेशन है तो वो भी आप बताएंगे। ठीक है, ऑब्टेन द मिसिंग, जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको ऑब्टेन करेंगे। इवन टेलीफोन, आप फोन पर भी वो जो है इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और या फिर कॉरेस्पॉन्डेंस से भी आप, कॉरेस्पॉन्डेंस करके भी आप ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, और यूजिंग कॉरेस्पॉन्डेंट हैंडलिंग कैटेगरी ऑफ फंक्शनल अप्रोच, दिस इज कॉल्ड फंक्शनल अप्रोच। देखिए, फंक्शनल अप्रोच ये वर्ड बहुत बार आ रहा है। फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग, मैंने आपको बताया कि किसी भी नोटिंग को आपको किस तरीके से पुट अप करना है वो डिपेंड करता है। फंक्शनल नोटिंग के अंदर ही, अप्रोच के अंदर ही एक ऑप्शन आता है वेयर यू कैन गेट दी इंफॉर्मेशन ऑन टेलीफोन। ठीक है, और कॉरेस्पॉन्डेंस करके भी ले सकते हैं। तो ये जब जैसे हम बात कर रहे हैं कि फंक्शनल अप्रोच का होता है कि जो भी इफेमेरल केसेस है जिनमें आपको नोटिंग बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप सिंपली जो लेटर आता है उसी के ऊपर लिख दिए फाइल इट डज नॉट पर्टेन टू अस, मे सेंड इट टू दिस। ठीक है, तो वो होती है इफेमेरल। ठीक है, सेकंड वाला जब आता है आपके पास, जो इसी के अंदर आता है आपका फंक्शनल अप्रोच के अंदर आता है, दैट इज जो आप कॉरेस्पॉन्डेंस हैंडलिंग केस हो, जिसमें आपको 3-4 जैसे अभी ऊपर हमने डिस्कस किया। ठीक है, जिसमें जिसमें ऑब्वियस है आपका प्रैक्टिस में चलता हुआ और आपको पता है ही क्या करना होता है, सिंपली उसका 3-4 लाइन का नोट बनाया, क्लियर कर दिया। रिपीटेटिव केसेस होते हैं जिनके अंदर स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट आप लगाते हैं, जैसे कि लीव के लिए अगर मान लीजिए आप कैश सेक्शन में बैठे हैं या फिर आप एडमिन में बैठे हैं जहाँ पर आपको लीव के बारे में फाइल प्रोसेस करनी है, तो एक आप स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट आप या फिर एसओ जो है वो बना सकते हैं। और उस पर जैसे होगा नेम हो गया, डेजिग्नेशन हो गया, लास्ट लीव टेकन हो गया, ठीक है, इस तरीके से ग्रेड पे हो गया, लाइक दिस, इस तरीके से पूरा एक एक फॉर्मेट तैयार करेंगे तो उस तरीके से आप रिपीटेटिव केस को इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। एक आता है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग केस, जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डिटेल नोट आपको बनाया जाता है। एक होता है पॉलिसी केसेस, जिसके अंदर आप क्या करते हैं कि उसके अंदर डिटेल नोट तो होता ही है, उसके साथ साथ में इसकी इम्प्लीकेशन क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, वो सब कुछ हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सो दिस इज बेसिकली फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपके पास है, ठीक है, वो आप उसके अंदर लिखेंगे। ठीक है, प्रिपेयर अ नोट बेस्ड ऑन फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग, मैंने आपको बताया यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, अगर वैसा है तो आप वैसा कर लेंगे। स्टेट द इश्यूज फॉर कंसिडरेशन, ब्रिंग आउट क्लियरली द पॉइंट्स रिक्वायरिंग डिसीजन।
एकदम क्लियरली आपको बताना है कि दीज आर द इश्यूज एंड दीज आर नीड टू बी, इन पर हमें डिसीजन लेना है, राइट। ड्रॉ अटेंशन इफ नेसेसरी टू द स्टैट्यूटरी या कस्टमरी प्रोसीजर और पॉइंट आउट द रेलिवेंट प्रोविजन। कोई भी रूल्स, किस रूल के अकॉर्डिंग या एक्ट के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस जो भी दे रखी है उनकी तरफ आप अपना अटेंशन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ड्रॉ अटेंशन टू प्रेसिडेंट, कोई भी प्रेसिडेंट है तो उसके लिए भी आप बताएंगे, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सबसे पहले रूल्स के बारे में बताएंगे, कोई प्रेसिडेंट है तो उनके बारे में भी बताएंगे। दिस इज वाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आपका पेपर 3 जब आप अटेम्प्ट करेंगे उसके अंदर यही ऑप्शन आएंगे, इस तरीके से आपको दिया हुआ होगा कि ऐसा भी वैसे हुआ था, तो एकदम से आपको होना चाहिए कि अच्छा प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट को फॉलो किया, उससे पहले रूल ये कहता है, ठीक है। तो ये आपको एक फॉर्मेट जो है पूरा तैयार करना है, ओके। और इवन आई ऑल्सो ट्राई कि मैं वो आपके साथ शेयर कर सकूँ एक चीज़, ठीक है। फिर आता है आपका सजेस्ट द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन विद जस्टिफिकेशन। अब आप क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेना चाहते हैं उसके ऊपर आपको पूरी जस्टिफिकेशन के साथ बनाना है, और ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को आपको पेश करना है। इंडिकेट द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू टेक डिसीजन अलोंग विद द कॉपी ऑफ द डेलीगेशन ऑफ पावर्स, और उसमें लास्ट में हम लिखते हैं ना कि जो पावर्स है किनकी, कौन है, हु इज द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ पावर्स किनको फिक्स की गई है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। अफिक्स फुल सिग्नेचर, आपको पूरा सिग्नेचर देना है विद कंप्लीट डेट इस फॉर्मेट में ऑन द लेफ्ट बिलो द नोट, लेफ्ट साइड में आपको करना है। लीव स्पेस नोट लेस देन 1 क्वार्टर। देखिए जब भी आप फाइल किसी भी सेक्रेटरी या मिनिस्टर को पुटअप करते हैं तो 1 क्वार्टर का जो फाइल है, अगर मान लीजिए ये एक इतना बड़ा नोट है आप जो पुटअप कर रहे हैं इसमें, इसका जो 1/4 पोर्शन है, ठीक है, ये खाली रहना चाहिए, ठीक है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि जो स्पेस है 1 क्वार्टर का जो है, जो भी आपका लास्ट नोट जा रहा है, जैसे मान लीजिए 3 पेजेस में आ रहा है तो आपने फुल फर्स्ट पेज पूरा किया, सेकंड पेज पूरा किया, थर्ड पेज में आके यहाँ तक आपको करना ही है, ठीक है। मतलब इतना स्पेस तो कम से कम उनके लिए बचना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप जो है नोट को यहाँ तक आके यहाँ आपने सिग्नेचर कर दिया, नो। अगर ऐसा हो रहा है तो स्पेसिंग करके नेक्स्ट पेज पे यू कैन शिफ्ट, ठीक है। ऑलराइट, in e-file with every note the dealing officer's signature consists of his full name and post is appended to the noting along with date and time, ठीक है। ई फाइल में तो ऑटोमेटिकली आ जाता है आपका सिग्नेचर के साथ में आपका पूरा नाम आ जाता है विद डेट एंड टाइम आ जाता है। नाउ अब आपने नोट पुटअप कर दिया, अब सेक्शन ऑफिसर उसको किस तरह से एग्जामिनेशन करेंगे। देखिए सबसे पहले वो चेक करें कि क्या जो फंक्शनल अप्रोच है वो अडॉप्ट की है नहीं की है। ऐसा तो नहीं है कोई एफिमेरल केस है और आप उसमें डिटेल नोट बना रहे हैं, तो वो आप चेक करेंगे। कंसीडर पॉसिबिलिटी ऑफ यूजिंग स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, अगर कोई केसेस ऐसा है जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट यूज होना है और आप उसके अंदर डिटेल नोट बना रहे हैं, रॉन्ग। जिसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट होनी है लेकिन आप उसके अंदर इफिमेरल 4 वर्ड्स लिख के और उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, रॉन्ग। तो ये काम है सेक्शन ऑफिसर का। सेक्शन ऑफिसर विल टेल यू कि नहीं ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना है, लाइक दिस। इवेल्युएट एडिक्वेसी, मतलब एकदम सही होना चाहिए, रेलेवेंस ऑफ इनपुट जो भी आपने दिए हैं वो करेक्ट है या नहीं है। और अगर सेक्शन ऑफिसर सेटिस्फाई है दैट यस इफ आई एम ओके विद द नोट, जो भी नोट दिया गया है वो इन चीज़ों में जो है इट इज फुलफिलिंग दोज कंडीशंस, तो आफ्टर दैट दे व्हाट दे कैन डू, दे कैन सिंपली साइन एंड व्हाट दे कैन डू, सिंपली राइट साइड में अपना साइन करेंगे जिसके अंदर अपना डेट टाइम और सब कुछ लगाएंगे, ठीक है। और अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है देन दे कैन रिकॉर्ड देयर नोट, और उसके बाद सिग्नेचर इज टू बी रबर स्टैम्प। दो ये प्रैक्टिस में नहीं है, सिग्नेचर जो है रबर स्टैम्प के साथ नहीं हो रही है, सीरियसली। सिग्नेचर जो है मिनिस्ट्रीज में यूजली नोटिंग के बाद जो है रबर स्टैम्प नहीं होती है, बट यस इट शुड बी डन, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नोटिंग के अंदर क्या रबर स्टैम्प लगानी है तो यस इट इज इंपॉर्टेंट, यस आपको लगानी है। एग्जामिनेशन बाय ब्रांच ऑफिसर, ब्रांच ऑफिसर होता है आपका योर यूएस, अंडर सेक्रेटरी इज द ब्रांच ऑफिसर। तो बोलते हैं अ ब्रांच ऑफिसर और डिवीजन इंचार्ज और विंग इंचार्ज विल डिस्कस वेरेवर नेसेसरी विद हिज टीम टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन टू बी टेकन ऑन अ केस इन्वॉल्विंग अ न्यू और कॉम्प्लेक्स मैटर। कोई भी नया मैटर आता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मैटर आता है, इन दैट केस ब्रांच ऑफिसर दैट इज योर अंडर सेक्रेटरी, योर डिवीजन इंचार्ज दैट इज योर डीएस और डायरेक्टर, योर विंग इंचार्ज दैट इज योर जेएसएएस, ठीक है। तो ये जो ब्रांच ऑफिसर्स जो होते हैं, डिवीजन इंचार्ज होते हैं, विंग इंचार्ज होते हैं, दे विल डिस्कस, अगर कोई नया केस आता है तो वो आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी को ही जो भी वो आपसे डिस्कस करते हैं इसी को ही डिस्कस नोट बोला जाता है, ठीक है। तो वो कहेंगे इसके अंदर जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्या होगा, वो इसके बारे में आपसे बात कर सकते हैं। और डीलिंग विद सच प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस, पॉलिसी केसेस जो थोड़े से टिपिकल होते हैं, तो उसके अंदर क्या है आपको डिस्कस नोट आपको यूज करना है, ठीक है। डिस्कस नोट मतलब कि आपको सीनियर से पहले ही पूछ लेना है कि क्या इस तरीके से इसमें क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, लाइक दिस यू कैन। एंड डिस्कस नोट इज सबमिटेड एज अ ड्राफ्ट लेटर, तो डिस्कस नोट आपने कर लिया और उसको फिर आप क्या करेंगे, दैट इज सबमिटेड एज अ ड्राफ्ट की तरह आप उसको सबमिट कर देंगे।
जैसे सीनियर्स उसको क्लियर करते हैं, देन इट इज फेयर्ड एंड सबमिटेड बाय द डीलिंग हेड, ठीक है, बाय द डीलिंग ऑफिसर, राइट? After discussion, the dealing officer is entrusted with preparing a comprehensive or self-contained note which will be put up to the decision-making level, clearly indicating that it is a discussed note. देखिए, जैसे ही डिस्कस कर लिया आपका ड्राफ्ट नोट जो आपने पुट अप किया था, जो भी डिस्कस हुआ था डिस्कस नोट के अंदर, वो आपका क्लियर होके आ गया। उसके बाद क्या है, डिस्कशन के बाद जो डीलिंग हैंड है वो क्या करेंगे, अपना एक प्रिपेयर करेंगे, क्या, सेल्फ कंटेन नोट, ठीक है, ठीक है, जो कि डिसीजन मेकिंग के लिए पुट अप किया जाएगा। क्लियरली उसके अंदर लिखेंगे दैट इट इज अ डिस्कस नोट, दैट मींस द मैटर हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड विद सीनियर्स, ठीक है, मैटर हैज बीन शोन, ठीक है, इस तरीके से आप उसके अंदर लिखेंगे। सच डिस्कस नोट शैल आल्सो बी रीजन नोट, ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट। तो वो रीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मतलब रीजन होना चाहिए, तर्क तर्क के साथ देना है आपको, ठीक है, इट शुड बी अ रीजन नोट बेस्ड ऑन द प्रोविजंस, रेलेवेंट एक्ट्स, फाइल्स, रूल्स, इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है, एंड इट विल कंटेन दी बैकग्राउंड ऑफ द प्रॉब्लम। ये जो नोट है, क्योंकि डिटेल नोट है, तो आपको ऑटोमेटिकली उसको बैकग्राउंड बताना है, उसका क्या क्या इश्यूज अराइज हो रहे हैं, कोई भी प्रेसिडेंट है उसका, ठीक है, एनालिसिस करना है रेलेवेंट फैक्ट्स का विद रेफरेंस टू द प्रोविजंस ऑफ द रेलेवेंट फैक्ट, ठीक है, जो भी वो गया है उनके रेलेवेंट फैक्ट के अकॉर्डिंग आपको उसका एनालाइज करना है, ठीक है, एंड द रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन फॉर अप्रूवल, और अपने तरफ से आपको रिकमेंड करना है कि ये जो है कोर्स ऑफ एक्शन इसमें होना चाहिए, एंड फॉर द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। नाउ लेवल ऑफ डिस्पोजल एंड चैनल ऑफ सबमिशन क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो 4, मैक्सिमम 4 ही बोला जाता है कि जो लेवल ऑफ सबमिशन है वो 4 ही हो, 4 से ज़्यादा ना हो, ठीक है, डिस्पोजल के लिए अच्छा होता है, इवन जो डिसीजन है वो भी जल्दी लिया जा सकता है, स्पीडी डिसीजन के लिए। तो प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग इन केसेस दैट आर विद इन द डेलीगेटेड पावर्स ऑफ द मिनिस्ट्री, जो भी आपकी मिनिस्ट्री के अंदर डेलीगेटेड पावर्स में है, ठीक है, उनके लिए आपको किसी कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप पुटअप कीजिए, अपनी हायरार्की में पुटअप कर दीजिए, एंड यू कैन गेट दी अप्रूवल ऑफ इट। तो एग्जामिनेशन विद इन द डिपार्टमेंट, उसके लिए क्या करेंगे, कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स। कई बार हो सकता है इंटरमिनिस्ट्रियल कंसल्टेशन करनी होती है आपको, अपनी मिनिस्ट्री के अंदर अंदर ही किसी से पूछना था, पूछा, ठीक है, सबमिशन टू द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी विद इन द डिपार्टमेंट, आपने सबमिट किया, ऑब्टेन द अप्रूवल ऑफ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड कम्युनिकेट कर दिया उसको पार्टीज को, ठीक है। डीलिंग ऑफिसर्स विल टेक एक्शन ऑन अ केस इन अकॉर्डेंस विद द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन, जो भी डिपार्टमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस इश्यू किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करेंगे, ठीक है। प्रिस्क्राइबिंग द लेवल ऑफ फाइनल डिस्पोजल एज पर द डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन ऑन चैनल ऑफ सबमिशन फॉर ईच कैटेगरी ऑफ केसेस। देखिए, कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे आपने भी देखा होगा आपके वहाँ पर एवरी मिनिस्ट्रीज के अंदर कहीं कहीं पर जो जो पावर्स जो डेलीगेटेड होती है ना, वो अलग अलग होती है। किसी को 20 लाख, कई बार होता है कि डीएस डायरेक्टर साहब को 20 लाख की पावर है, कहीं 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 पर होता है जॉइंट सेक्रेटरी को 1 करोड़ की पावर है, कहीं पर है सेक्रेटरी सर को 5 करोड़ तक की पावर है, लाइक दिस, ठीक है। तो जैसा भी आपके डिपार्टमेंटल के अंदर इंस्ट्रक्शंस है, यू विल फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस ओनली, राइट, एंड suitable instructions are to be issued for the channel of submission of files for each category of cases by each department। और ये डिपार्टमेंट को ही, हर एक डिपार्टमेंट को ये suitable instructions जो है इशू करनी है कि चैनल ऑफ सबमिशन जो है फाइल्स का वो क्या होगा, ठीक है। अभी एक बोलता है द चैनल ऑफ सबमिशन ऑफ केसेस अदर देन द क्लासिफाइड वंस मस्ट बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। क्लासिफाइड को छोड़ के जो भी अनक्लासिफाइड या नॉन क्लासिफाइड फाइल्स है, उनका जो भी चैनल ऑफ सबमिशन है वो आपको सिंपली वेबसाइट पर देना है, जिसमें आप उसको क्या देंगे, नेम देंगे कि कौन जो है इसको डील करता है, टेलीफोन नंबर देंगे, उनके ईमेल आईडी देंगे, ठीक है, कि इन सब्जेक्ट्स पर ये ऑफिसर्स वर्क कर रहे हैं। अब अगर कोई भी क्लासिफाइड मैटर आता है, क्लासिफाइड का मतलब होता है जो भी सीक्रेट फाइल है या फिर सीक्रेट या फिर टॉप सीक्रेट जो फाइल्स होती हैं, दे आर क्लासिफाइड फाइल्स, उनको आपको अपने वेबसाइट पर देने की जरूरत नहीं है, राइट, ओके। Each department will review the instructions on level of disposal and channel of submission at least once in 3 years। देखिए, हर एक डिपार्टमेंट जो है, जो भी इंस्ट्रक्शन जो ये लेवल ऑफ डिस्पोजल आपने दे रखा है, अपनी वेबसाइट पर लगा रखा है कि दीज आर दी थिंग्स दैट विल बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय दीज ऑफिसर्स, राइट, वो आपको कम से कम एक, एटलीस्ट वंस इन 3 ईयर्स, 3 साल में कम से कम एक बार आपको उसको रिव्यू करना है। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि कम से कम 3 साल में एक बार आप जो है अपनी इंस्ट्रक्शंस को रिव्यू करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ लेवल्स जो है, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इवन एग्जाम में भी आया है। द नंबर ऑफ लेवल्स टू द मिनिमम बाय डेलीगेटिंग पावर्स टू लोअर फॉर्मेशंस। नंबर ऑफ कीपिंग द नंबर ऑफ लेवल्स टू द मिनिमम, कम से कम रखने की कोशिश करनी है बाय डेलीगेटिंग पावर्स टू द लोअर फॉर्मेशन। नीचे नीचे आपको पावर डेलीगेट करनी है और उसको कम से कम रखने की कोशिश करनी है। टू फैसिलिटेट क्विकर डिसीजन, आपको क्विकर डिसीजन लेने के लिए चैनल ऑफ सबमिशन शुड नॉट बी मोर देन 4। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपका एग्जाम के अंदर भी आ चुका है कि जो क्विकर डिसीजन लेने के लिए आपका जो चैनल ऑफ सबमिशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पावर्स आर टू बी डेलीगेटेड टू ऑपरेशनलाइज दिस प्रिंसिपल, ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हैं, पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं इस प्रिंसिपल को करने के लिए।
इनके मतलब 4 से ज़्यादा जो है आपका सबमिशन ना हो। इन केस ऑफ फाइल्स टू बी सबमिटेड टू मिनिस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको कोई भी फाइल मिनिस्टर को पुटअप करनी है, ठीक है, तो वो जो फाइल है दैट हैज टू बी अ केस में बी इनिशिएटेड एट द लेवल ऑफ डिप्टी सेक्रेटरी या फिर डायरेक्टर को ही ये फाइल इनिशिएट करनी है। ओके, द सेक्शन एंड द ब्रांच ऑफिसर वुड प्रोवाइड असिस्टेंस, और जो सेक्शन ऑफिसर है या फिर ब्रांच ऑफिसर है दैट इज योर एसओ एंड योर अंडर सेक्रेटरी, दे वुड प्रोवाइड द असिस्टेंस टू ऑब्टेन द इनपुट्स फॉर द केस एंड टू प्रिपेयर ड्राफ्ट नोट्स एंड कम्युनिकेशन। ड्राफ्ट नोट्स उनकी हेल्प करेंगे वो, ठीक है। फॉर एड्रेसिंग क्रॉस कटिंग इशूज, कुछ ऐसे इशूज होते हैं जो थोड़े से टफ होते हैं, राइट। क्रॉस कटिंग, द सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट शुड हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स। क्रॉस कटिंग इशूज मतलब होता है जो कि एक से नहीं कई डिपार्टमेंट्स, कई आपके ही मिनिस्ट्री के अंदर कई डिपार्टमेंट से डील करता है, ठीक है। डिपार्टमेंट इन द सेंस ये कई सेक्शन से डील करता है, ठीक है। सो दीज आर क्रॉस कटिंग इशूज। तो उन केस में क्या कर सकते हैं, जो सेक्रेटरी हैं जो भी आपके कंसर्न डिपार्टमेंट के, दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी टू क्रिएट इंटरडिसिप्लिनरी टीम्स, मतलब वो क्या कर सकते हैं उन केसेस के लिए जो है हायरार्की जो है इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं कि ठीक है आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस तरीके से जो है सेक्शन से रूट होकर फाइल्स जाएगी एंड देन द डिसीजन विल बी टेकन, ठीक है। वेरेवर लेवल जंपिंग, देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि जब भी लेवल जंप किया जाता है, अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कुछ क्राइटेरिया हो गया है जिसमें जो है आपको लेवल जंप करने की कोशिश हुई है जिसमें, ठीक है, तो जाते वक्त जब आप फाइल सेंड कर रहे हैं इन दैट केस तो आप लेवल जंप करा सकते हो, ठीक है, किसी भी कैटेगरी ऑफ केसेस के लिए। लेकिन जब फाइल रिटर्न पे आएगी देन इट हैज टू पास थ्रू ऑल द लेवल्स, तो जब भी वापस आएगी तो इट विल पास थ्रू ऑल द लेवल्स जम्प्ड ओवर हु इन सुटेबल केसेस कुड रीसबमिट द केसेस फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि फाइल जाते वक्त तो आप जंप करा सकते हो बट आते वक्त इट हैज टू कम थ्रू दी चैनल ओनली, ठीक है। पूरा का पूरा चैनल फॉलो करेगा वो, ठीक है। 7.3 बॉक्स के बारे में बात करते हैं। इन ई फाइल सेंडिंग, मार्किंग और रिसीट फाइल्स आर फ्लेक्सिबल। देखिए फाइल ई फाइल के अंदर क्या होता है, सेंडिंग करना, रिसीट को मार्क करना, ये बड़ा फ्लेक्सिबल है। दिस सिस्टम अलाउज अ यूजर टू सेंड अ रिसीट। उसके अंदर क्या करता है, आप सिंपली आप किसी कोई भी रिसीट जो आपको आ रखी है उस रिसीट को आप जो है सिंपली मार्क कर सकते हैं उसके, ठीक है। और रिसीट को भी या फिर फाइल को भी आप सिंपली आपने ड्रॉप डाउन किया, उनका नाम लिखा और यू कैन सिंपली सेंड इट, ठीक है। रिकॉर्ड भी इजीली मेंटेन करना हो जाता है, ठीक है। फिजिकल फाइल विच मार्क टू अनदर ऑफिसर हैज टू बी रिसीव्ड बाय हिम। जैसे ही फिजिकल, और उसके अंदर आप जो फिजिकल फाइल है वो भी आप मार्क करके भेज सकते हैं। जैसे ही आप उनके पास भेजते हैं आप उनको बोल सकते हैं कि यस प्लीज अप्रोप्रिएट बटन पे क्लिक करके फाइल को रिसीव कर लीजिए, ठीक है। और उनसे आप अपने एक्नॉलेजमेंट ले लीजिएगा, ठीक है। फाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स वंस मैप टू द नेक्स्ट यूजर गोज टू हिज और इनबॉक्स, उनके इनबॉक्स में चली जाती है कि दिस फाइल हैज बीन रिसीव्ड, ठीक है। एक्सक्यूज मी। चलिए तो हम बात करते हैं डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल प्रोसीजर। अगर मान लीजिए कि कोई भी नॉर्मल प्रोसीजर है उससे डिविएट हो रहे हैं, कोई भी रूल्स है उससे आप डिविएट हो रहे हैं, तो इस केस में आप क्या करेंगे, ठीक है। देखिए जहां पर मटेरियल और सब्सटेंशियल डिविएशन हो रहा है, मतलब काफी कुछ डिविएशन हो रहा है एग्जिस्टिंग प्रोसीजर रूल से, तो इट शैल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जो भी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है उस केस के अंदर उनको इंश्योर करना है कि रीजंस जो है वो राइटिंग में उसको लिखे वहां पे और जस्टिफाई करे कि ये जो डेविएशन है ये किस लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कौन है, डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो भी होगा दे हैव टू राइट दैट, ठीक है, जस्टिफाइंग सच डेविएशन, ओके। नेक्स्ट है आपका रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स का मतलब क्या होता है, देखिए टू फैसिलिटेट कंसिडरेशन एंड टू ऑब्विएट रिपीटेड रिकैपिटुलेशन रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स विल बी प्रिपेयर्ड एंड अपडेटेड। देखिए टू फैसिलिटेट कंसिडरेशन, किसी भी मतलब मैटर को कंसिडर करने के लिए, या फिर ऑब्विएट रिपीटेड मतलब रोबिएट मतलब होता है हटाने के लिए, किसको, रिपीटेड रिकैपिटुलेशन, रिकैपिटुलेशन मतलब होता है बार बार चीज को रिपीट करना, ठीक है। उन चीजों को हटाने के लिए क्या करता है, एक रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स जो है प्रिपेयर की जाती है और उसको बार बार अपडेट किया जाता है। इसमें होता यह है कि ईच अपडेटेड रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स मस्ट बी डेटेड ऑन द राइट टॉप कॉर्नर। हमेशा आपको राइट टॉप कॉर्नर में उसको डेट लिखें कि ये जो है आज अपडेट की जा रही है, ठीक है। और उसको कॉरेस्पॉन्डेंट साइड में आप उसको फाइल कर देंगे, ठीक है। और उसको आप एक पेज नंबर भी देंगे, ठीक है। और ये प्रिपेयर्ड होगी इस तरीके से किस लिए कर रहे हैं, तो ताकि स्पीडी डिस्पोजल हो सके केस का। बिकॉज इसके अंदर होता क्या है कि आप जो भी फैक्ट्स अब तक, जो भी मैटर पर जो भी फैक्ट्स अब तक आए हैं उन फैक्ट्स के बारे में आप उनके बारे में एक पेज पर लिख के उसको कॉरेस्पॉन्डेंट साइड में विद डेट और राइट साइड में उसको पेज नंबरिंग करके लगा देते हैं। तो क्या होता है कि आपको पूरा नोटिंग में गो थ्रू होने की जरूरत नहीं होती है, पूरी फाइल को पलट कर देखने की जरूरत नहीं होती। जो भी एडवांसमेंट होती है आप उसके अंदर पॉइंट वाइज लिखते रहते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ दैट आप बस एक ही बार में उसको ग्लांस थ्रू करते हैं और आप उसको समझ जाते हैं कि कहाँ तक उसमें एडवांसमेंट हो गया है, ठीक है।
इट विल ऑल्सो इंक्लूड द एडवाइस और व्यूज ऑफ अदर डिपार्टमेंट, जो भी अदर डिपार्टमेंट से व्यूज आते हैं वो आप लिख सकते हैं। बट आपको अपने जो इंडिविजुअल ऑफिसर्स आपके डिपार्टमेंट के, उनके ओपिनियंस नहीं लिखने हैं। जो भी डिपार्टमेंट्स जो वहाँ दूसरे डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स हैं उनका जो व्यूज है दैट यू कैन राइट। ठीक है, अप टू डेट रखना होता है आपको। कोई भी चेंजेस होता है, जैसे ही होता है कोई भी फर्दर डेवलपमेंट होता है दैट यू कैन डू, आप उसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस वर्जन जो है रनिंग समरी का शेल नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ऐसा नहीं है कि जैसे ही आपने नया बनाया प्रीवियस वाले को डिस्ट्रॉय करना। नो, दैट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ना। अब वो वहां से चेंज नहीं होगा और उसमें जाके आप ऐड कर सकते हैं। एंड दिस इज रियली वेरी यूजफुल वाइल फ्रेमिंग न्यू पॉलिसी। देखिए, जब भी आप न्यू पॉलिसी वगैरह बनाते तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अमेंडमेंट टू अ पॉलिसी और एक्ट और रूल कोर्ट के जैसे कोई भी मान लीजिए पॉलिसी से रिलेटेड फाइल है तो वो बहुत बल्कि फाइल्स हो जाती है, राइट। अमेंडमेंट्स कर रहे हैं आप कोई भी पॉलिसी के अंदर, एक्ट के अंदर, कोई भी रूल के अंदर, कोर्ट केसेस आ रहा है, तो दिस कैन बी डन दिस वे, राइट। ओरल डिस्कशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, ऑल पॉइंट्स इमर्जिंग फ्रॉम डिस्कशंस, जितने भी पॉइंट्स हैं जो कि डिस्कशन से इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग टेलीफोन डिस्कशन, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। क्योंकि हमें लगता है कि टेलीफोन डिस्कशंस तो कुछ भी नहीं होता, उसका कहते हैं उसका क्या प्रूफ है, नहीं। बट दिस इज इंपॉर्टेंट कि कोई भी पॉइंट जो कि डिस्कशन से इमर्ज हो रहे हैं, चाहे टेलीफोनिक डिस्कशन से ही क्यों ना हो रहे हो, ठीक है, तो क्या करते हैं आप उसमें, जो भी आप कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, इट शुड बी रिकॉर्डेड ऑन द फाइल बाय दिस ऑफिसर सबमिटिंग अ नोट। ठीक है, जैसे जब से आपने मान लीजिए किसी ऑफिसर से बात किया कि उन्होंने बताया कि ठीक है आप इस तरीके से कर लो, हमारे यहाँ पर ये चल रहा है। जैसे आपको कुछ भी लेना था कि ठीक है हमें जैसे बताइए कि आपका इसमें आप किस तरीके से क्या रूल फॉलो करते हैं, तो उन्होंने ये वाला रूल फॉलो किया, तो हम वो टेलीफोनिक डिस्कशन के बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि हमने इस डिपार्टमेंट से इनसे डिस्कस किया और वो ये वाला रूल फॉलो कर रहे हैं, तो यस वी कैन डू सो। ठीक है, या फिर बिटवीन टू और मोर ऑफिसर्स ऑफ सेम डिपार्टमेंट और फ्रॉम डिस्कशन बिटवीन ऑफिसर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अपने डिपार्टमेंट के भी ऑफिसर्स हो सकते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के भी हो सकते हैं। एंड द कंक्लूजन रीच विल बी रिकॉर्डेड ऑन द रेलिवेंट फाइल, जो भी कंक्लूजन पर आप पहुंचते हैं दैट शुड बी रिकॉर्डेड, फाइल के अंदर सबमिट होना चाहिए। All discussions point which the officer recording them considers to be important enough for the purpose should be got confirmed by all those who have participated in one or are responsible for them। जो भी उस जहां पर आप डिस्कशन के जो कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, ठीक है, तो जो भी आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसके अंदर इट शुड बी गॉट कंफर्म्ड बाय ऑल। सबसे आपको कंफर्म करना है कि यस दिस इज व्हाट दे सेड। ऐसा नहीं कि टेलीफोन डिस्कशन माना और खत्म हो गया, नो। ठीक है, कुछ भी आपको कहीं से भी अभी हम पढ़ेंगे जैसे ओरल इंस्ट्रक्शंस आती है, तो वो आपको ओरल इंस्ट्रक्शंस यू हैव टू गेट इट कंफर्म्ड बाय योर सीनियर ऑफिसर्स। किसी से भी आएगी ओरल इंस्ट्रक्शंस पर काम करना है, लेकिन आपको उसको कंफर्म भी कर लेना है। ठीक है, so it should be got confirmed by all those who have participated in or responsible for them। जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसने भी पार्टिसिपेट किया है उस डिस्कशन के अंदर, you have to get it confirmed from them, right। this is particularly desirable in cases where the policy of the government is not clear। ये उस केस में डिजायरेबल है जहां पर गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो क्लियर नहीं है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिविएशन हो रहा है पॉलिसी से, तो वहां पर आप जो है कर सकते हैं। और जहां पर मान लीजिए जो आपके जो ऑफिसर्स है जिन्होंने आपको ऐसा बोला या जिन्होंने आपके साथ डिस्कशन किया, ठीक है, जो वो आपसे 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऊपर है आपसे, ठीक है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, वेयर टू और मोर लेवल डिफर ऑन, ओके सॉरी, उस केस में चलो मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप ऐसा होता है कि वो जो ऑफिसर आपसे 2 या 3 लेवल ऊपर है, तो इस केस में आप क्या करेंगे, अपने इमीडिएट बॉस को बताएंगे। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, ये किस लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब जैसे मान लीजिए 2 और 3 ऑफिसर्स लेवल का डिफरेंस है वहां पर, और वो उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ होते हैं जो उनमें से एग्री नहीं कर रहे होंगे, कुछ है जो एग्री कर रहे हैं, लेकिन लास्ट में जब कंक्लूजन लिखते हैं तो कंक्लूजन का मतलब होता है कि वो सब कुछ ना कुछ पॉइंट्स पर एग्री कर रहे हैं, तो इसीलिए उनका जो है कंफर्मेशन लेना जरूरी हो जाता है। ओरल इंस्ट्रक्शंस बाय हायर ऑफिसर्स, देखिए जहां पर एक ऑफिसर जो है आपको अगर आपको डायरेक्शन देता है, इंक्लूडिंग आपको टेलीफोनिक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या फिर एसएमएस के थ्रू, कैसे भी, ठीक है, वो आपसे बहुत सीनियर ऑफिसर्स है, ठीक है, और इवन जो वो जो कह रहे हैं आपको, वो आपके उनके सबॉर्डिनेट, जैसे मान लीजिए सेक्रेटरी सर ने कुछ भी बोला ऐसा करने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बोल दिया, टेलीफोन के लिए बोल दिया, या एसएमएस करके कुछ बोल दिया, ठीक है, तो उन केसेस में क्या करना होता है, जो भी आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको उस पर वर्क करना शुरू करना है। ठीक है, और वहाँ जो सीनियर ऑफिसर है वहाँ से ऑटोमेटिकली जो उनके जो पीएस हैं या फिर जो भी जो पीपीएस है, इस तरीके से वो ऑटोमेटिकली आपको राइटिंग में वो चीज़ भिजवा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि उनको टाइम नहीं लगा या इंस्ट्रक्शंस राइटिंग में नहीं आई, तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से जल्दी उनसे रिटर्न में कंफर्मेशन ले लेनी है। ठीक है, तो कंफर्मेशन लेनी है, ओरल इंस्ट्रक्शंस पर काम करना है, लेकिन कंफर्मेशन लेनी ही लेनी है बस।
An officer shall, in the performance of his or her official duties or in the exercise of the powers conferred on him or her, act in his best judgment except. देखिए, जब आपको ही जजमेंट लेना, लेट्स से आप डायरेक्टर लेवल, आप डायरेक्टर हैं और डायरेक्टर लेवल पर ही आपको डिसीजन लेना है, आप उसमें पूरा कॉम्पिटेंट है उस पर डिसीजन लेने के लिए, तो आपको बेस्ट जजमेंट देनी है, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसे केसेस होते हैं जहां पर आपको किसकी इंस्ट्रक्शंस पर काम करना होता है, आपसे सीनियर बहुत है वहां पर, तो उस केस में आप क्या करेंगे, यू हैव टू ऑब्टेन द डायरेक्शंस इन राइटिंग, जहां कहीं भी हो आपको डायरेक्शंस लेनी है उनसे राइटिंग में कि ठीक है सर राइटिंग में दे दीजिए, ठीक है। वेर एवर प्रैक्टिकल बिफोर कैरिंग आउट द इंस्ट्रक्शन, वो चीज़ करने के लिए आपको राइटिंग में लेना है। अगर मान लीजिए वो चीज़ पॉसिबल नहीं है कि आप विदाउट कैरिंग दैट आप उनसे नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है, तो ही और शी शैल ऑब्टेन रिटन कम्युनिकेशन ऑन द डायरेक्शन एज सुन एज पॉसिबल, जैसे जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको वो करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए वो जो ऑफिसर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो आपके इमीडिएट सुपीरियर नहीं है, बट वन हायर टू दी लेटर, तो आपके सीनियर के भी सीनियर है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, यू शेल ब्रिंग सच इंस्ट्रक्शन टू द नोटिस ऑफ योर इमीडिएट सुपीरियर, जो भी आपके सीनियर ऑफिसर उनके नोटिस में आप वो चीज़ लेकर आएंगे, ठीक है। ओरल ऑर्डर्स ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्टर, अगर मिनिस्टर की तरफ से भी आपको ओरल ऑर्डर्स मिलते हैं, जैसे मिनिस्टर्स के बिहाफ पे कौन ऑर्डर करेंगे, आपको पीएससी ऑर्डर करेंगे या फिर उनका जो पर्सनल स्टाफ होता है वो ऑर्डर करेगा, तो इस केस में क्या करेंगे, वेन एवर अ मेंबर ऑफ पर्सनल स्टाफ और मिनिस्टर कम्युनिकेट्स टू एनी ऑफिसर एन ऑरल ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द मिनिस्टर, इट विल बी कन्फर्म्ड बाय हिम और हर इन राइटिंग इमीडिएटली देयर आफ्टर, तो जैसे ही वो आपके पास आता है आपको क्या करना है, कंफर्म करना है उनसे राइटिंग में, ठीक है, इमीडिएटली। इफ एनी ऑफिसर रिसीव्स ओरल इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द मिनिस्टर और फ्रॉम हिज पर्सनल स्टाफ और द ऑर्डर्स आर इन अकॉर्डेंस विद नॉर्म्स, तो आपको ये देखना है सबसे पहले, जैसे ही आपको ओरल इंस्ट्रक्शंस रिसीव हुई वहां से, तो आपको ये चेक करना है कि ये जो है ये हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग, नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, ठीक है। और आपको ये अपने सेक्रेटरी के नोटिस पे लेके आना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप जहाँ पर नॉन सेक्रेटरीट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको एचओडी के अंडर आपको ये नोटिस पर लेके आना है। और अगर हम बात करें सेक्रेटरीट सर्विसेज की, तो आपको सेक्रेटरी के नोटिस में लेके आना कि यस सर दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम मिनिस्टर एंड दिस इज इन द अंडर द नॉर्म्स, ठीक है। इस तरीके से ये इसके अंडर में है। अगर मान लीजिए वो जो इंस्ट्रक्शंस है वो दे आर नॉट इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स, वो नहीं है उनके उसमें, तो आपको क्या करेगा, आपको उस केस में यू हैव टू सी क्लियर ऑर्डर्स फ्रॉम द सेक्रेटरी, आपको सेक्रेटरी से क्लियरली ऑर्डर लेना है कि सर बताइए इस पर क्या करना है, ठीक है। और उसके अंदर भी आप क्या करेंगे, स्टेटिंग क्लियर दैट द ओरल इंस्ट्रक्शन आर नॉट इन अकॉर्डेंस, और आप उसमें क्लियरली लिखेंगे अपने नोट के अंदर कि ये जो ओरल इंस्ट्रक्शंस जो आपको दी गई हैं ये जो है अकॉर्डेंस में नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप सेक्रेटरी सर से अपना ऑर्डर जो है क्लियर ऑर्डर उनसे लेंगे, ठीक है। इन रेयर एंड अर्जेंट केसेस, देखिए मिनिस्टर अगर मान लीजिए कभी टूर पर है या सिक हो गए हैं, इन केस में आप क्या करेंगे, तो आप उनसे उनकी जो पीएस है, जो प्राइवेट सेक्रेटरी है, उनसे आप राइटिंग में लेंगे, ठीक है। और जैसे ही मिनिस्टर साहब वापस आ जाते हैं, इन दैट केस आप उनसे कंफर्मेशन ले लेंगे फाइल के ऊपर, ठीक है। चलिए, कंफर्मेशन ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शंस, इफ एन ऑफिसर सीज कंफर्मेशन ऑफ ओरल गिवन बाय हिज और हर सुपीरियर द लेटर शुड कंफर्म इट इन राइटिंग। देखिए, जो भी ऑफिसर है, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप एक ऑफिसर है और आप उनसे कंफर्मेशन मांगते हैं, तो वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंफर्म करे राइटिंग में, ठीक है। जब भी उनसे ऐसा कंफर्मेशन वेदर दैट इज सॉट, तो उनको देनी होती है, ठीक है। रिसीट ऑफ रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम जूनियर ऑफिसर, देखिए जूनियर ऑफिसर्स जो है, जैसे कोई भी जूनियर ऑफिसर है, अगर आपसे मान लिया आप सीनियर ऑफिसर है और आपसे अगर ऐसा करता है, तो इन दैट केस ऑल्सो आपको जो है वो इंस्ट्रक्शंस को राइटिंग में देना होता है, ठीक है। रिसीट ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम जूनियर सीकिंग कंफर्मेशन ऑफ ऑरल इंस्ट्रक्शन शुड बी एक्नॉलेज बाय द पर्सनल स्टाफ ऑफ द मिनिस्टर, ठीक है। तो जब भी कोई जूनियर ऑफिसर सीनियर पर्सनल स्टाफ मिनिस्टर के पर्सनल स्टाफ से कोई भी एक्नॉलेजमेंट लेता है इस चीज़ के बारे में, तो यस जो पर्सनल स्टाफ है उनको वो देना चाहिए। मॉडिफिकेशन ऑफ नोट्स और ऑर्डर, अब मॉडिफिकेशन, क्या आप नोट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, हमने तो यही पढ़ा है कि नहीं कर सकते हैं, राइट। मॉडिफिकेशंस अलाउड है या नहीं है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, द हायर ऑफिसर शुड रिकॉर्ड देयर ओन नोट्स गिविंग देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट वेयर नेसेसरी, करेक्टिंग और मॉडिफाइंग द फैक्ट्स गिवन इन अर्लियर नोट्स। आप एक हायर ऑफिसर है, उनको क्या करना है, दे शुड रिकॉर्ड देयर ओन नोट्स, अपने रिकॉर्ड अपने खुद को नोट करना है आपने, ठीक है। जो नोट्स आ रखा है उस पर आपको अलग से आप एक पेज पर अगर आप चाहें तो आप अपने अपने रिकॉर्ड जो है, अपने जो नोट है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। जहां पर आप चाहें वहां पर उनको आप करेक्ट भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इन एनी केस द रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन, अगर लेकिन अगर देखिए यहाँ पर अब अगर बात आई थी अभी, द हायर ऑफिसर शुड रिकॉर्ड देयर ओन नोट्स गिविंग देयर व्यूज ऑन द सब्जेक्ट, किसी पर आप अपना व्यूज दे रहे हैं तो कुछ भी लिख रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको, ठीक है।
द फैक्ट्स गिवन इन अर्लियर नोट्स, जैसे मान लीजिए कुछ अर्लियर नोट्स में आपके कुछ फैक्ट्स थे, कुछ दे रखे थे, उनको आप करेक्ट करना चाहते हो, तो सीनियर ऑफिसर जो है दे कैन डू सो इन दी नेक्स्ट नोट। ठीक है, गिवन देयर नोट्स ऑन दिस सब्जेक्ट, वो कर सकते हैं। जो उन्होंने, जो भी हायर ऑफिसर ने जो भी अपना नोट दिया है, ठीक है, जो भी व्यूज है उनके, ठीक है, अगर वो पहले मान लीजिए नोट नंबर 7 पर वो ऐसा कर चुके हैं और अब नोट नंबर 9 चल रहा है, उस नोट नंबर 9 पर अगर वो चाहते हैं कि नहीं, अब मैं इससे जो मेरे व्यूज है इससे मैं थोड़ा चेंज होना चाह रहा हूँ, तो दे कैन डू सो, नेसेसरी करेक्ट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं उसको। ठीक है, इन एनी केस द रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ द नोट्स विच हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड ऑन अ फाइल, लेकिन किसी भी केस में जहां पर रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ नोट विच हैव ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड ऑन अ फाइल, जो कि फाइल पर रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है, जो कि जो फाइल है दैट हैज बीन फर्दर नोटेड अपॉन बाय अदर्स, जिस पर जो है अगला नोट चल चुका है, इट शुड नॉट बी परमिटेड, मतलब उस पर आप ऐसा नहीं कर सकते। देखिए दोबारा चलते हैं पहली लाइन पर, दी हायर ऑफिसर्स शुड रिकॉर्ड देयर ओन नोट्स गिविंग देयर व्यूज ऑन सब्जेक्ट वेयर नेसेसरी। जो हायर ऑफिसर्स है दे शुड रिकॉर्ड देयर ओन नोट्स, अपना रिकॉर्ड वो खुद से उन्हें लिखना चाहिए कि मेरा ये व्यूज है इस सब्जेक्ट पर, जहां कहीं भी, ठीक है, करेक्टिंग और मॉडिफाइंग द फैक्ट्स गिवन इन अर्लियर नोट्स। ठीक है, और जो भी उनका जो नोट्स है, मतलब उनके जो 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 भी नोट्स आ रहा चलता है, वो उन पर वो चाहे, मतलब आपने एक नोट पुटअप किया, ठीक है, तो सीनियर ऑफिसर्स के पास राइट है कि दैट यस मैं इससे एग्री कर रहा हूँ या नहीं एग्री कर रहा हूँ, तो एग्री नहीं कर रहा हूँ तो ये है, और या फिर मेरा डिसीजन ये है, वो कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केस में जहां पर रिप्लेसमेंट की बात आती है या मॉडिफिकेशन की बात आती है, ठीक है, तो वो आप नहीं कर सकते, मतलब आपने जो नोट पुटअप किया वो रिप्लेस नहीं होगा, वो मॉडिफाई नहीं होगा, अगर उस फाइल पर अगला नोट किसी ने लिख दिया है तो। ठीक है, फिर फाइनल डिसीजन ऑलरेडी कम्युनिकेटेड टू अ पार्टी, देखिए अगर कहीं पर डिसीजन फाइनल हो चुका है और आप पार्टी को कम्युनिकेट भी कर चुके हैं, ठीक है, और आपको बाद में आता है कि नो दैट हैज बीन मिस्टेकनली सेंट ऑन ऑन रॉन्ग ग्राउंड्स, या फिर मिस्टेकन ग्राउंड पे, या फिर रॉन्ग फैक्ट्स पे आपने दे दिया है, या फिर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन हो गई है रूल्स की, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, तो उस केस में क्या हुआ, सब सच रिप्लेसमेंट और मॉडिफिकेशन ऑफ नोट में ऑल्सो हैव लीगल इम्प्लीकेशन, तो उस केस में भी आप रिप्लेसमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, मे ऑल्सो हैव लीगल इम्प्लीकेशंस होगी उस केस में, बट आप उसको नोट को नहीं करेंगे। इन ऑल सच केसेस क्या होगा, wherever necessary review of the decision should be examined by the revised decision shall be taken in consultation if so required with the ministry of law, ministry of law को आप जो है फाइल रेफर करेंगे, and with the approval of officer higher than one who took the original decision, जिससे मान लीजिए लास्ट टाइम जो डिसीजन लिया गया था वो डायरेक्टर सर ने लिया था, तो नेक्स्ट टाइम जो फाइल जाएगी चेंज करने के लिए, वो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास कंसल्टेशन के लिए जाके, और आप उनसे सीनियर ऑफिसर से, जो भी जैसे मैंने डायरेक्टर ने अप्रूव किया तो अब की बार आप जेएस से अप्रूव करा के उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो द रीजंस फॉर द रिविजन और मॉडिफिकेशन ऑफ द अर्लियर डिसीजन शैल डेली बी रिकॉर्डेड इन द फाइल, और वो आपको फाइल के अंदर रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अंडर नो सर्कमस्टांसेस अ नोट शैल बी पेस्टेड ओवर, किसी भी सर्कमस्टांसेस में आपको कोई भी नोट जो है पेस्ट नहीं करना है, रिमूव नहीं करना है। ठीक है, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट, आप प्रीवियस नोट से डिसएग्रीमेंट करते हैं मान लीजिए, तो आप एक नया नोट उस पर पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले वाला नोट आप नहीं हिला सकते, तो दैट मीन्स नो मॉडिफिकेशन इज अलाउड। ओके, अब बात करते हैं फंक्शनल अप्रोच। हमने जैसे ही हमने ये पढ़ना शुरू किया था तब से ही आ रहा है फंक्शनल अप्रोच, फंक्शनल अप्रोच। व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग? चलिए हमने थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में पढ़ चुके हैं, अब इसके बारे में फुली पढ़ लेते हैं। तो फंक्शनल अप्रोच क्या है? नोटिंग शुड बी केप्ट एन ऑप्टिमल लेवल। देखिए नोटिंग जो है एक ऑप्टिमल लेवल पर ही रखनी है, ऐसा नहीं है कि डिटेल नोट बना दिया या बहुत छोटा बना दिया इस तरीके से, ऐसा नहीं, एक ऑप्टिमल लेवल पर रखनी चाहिए। देयरफॉर इट शुड बी सिस्टमैटिक एंड फंक्शनल। तो ये क्या है, ये सिस्टमैटिक होनी चाहिए कि कोई ना कोई तो सिस्टम होना चाहिए ना इसका, फंक्शनल होनी चाहिए ना, मतलब यू कैन टेक द डिसीजन की हाँ ये इससे ऐसे काम करेगी, इस वाले में हमें ऐसे करना है, तो ये फंक्शनल होनी चाहिए, सिस्टमैटिक होनी चाहिए। वन ऑफ द पॉइंट्स फॉर कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग अ नोट इज द साइज ऑफ द नोट। तो सबसे पहला जो पॉइंट अगर आता है दैट इज पॉइंट फॉर कंसिडरेशन, जब भी आप एक नोट बनाते हैं तो उसका साइज, कि उसका साइज क्या होगा। तो फंक्शनल अप्रोच टू नोटिंग हेल्प्स इन डिसाइडिंग द काइंड एंड साइज ऑफ हेल्प्स ऑफ नोट टू बी प्रिपेयर्ड। तो फंक्शनल अप्रोच जो है ये हेल्प करती है हमें कि हम किस तरीके का नोट बनाएंगे और उसका साइज क्या होगा। ठीक है, इट इज अ टेक्निक फॉर मोर इफेक्टिव नोटिंग। ये एक इफेक्टिव नोटिंग की टेक्निक है जो कि फैसिलिटेट करती है, आपकी हेल्प करती है the officer initiating a note to submit a more effective note and the competent authority to take decision quickly। जल्दी से जो डिसीजन है, जो competent authority है they can take the decision, और जो ऑफिसर है they can put up the note। It categorizes the types of notes and the quantum of noting to be done।
देखिए कुछ बताया गया आपको टाइप ऑफ केसेस क्या है। इफेमेरल, इफेमेरल मतलब होता है एकदम, मतलब जैसे कोई भी आपके पास एक लेटर आ गया, ठीक है, समटाइम्स आपको लग रहा है कि कोई भी यूज़ का नहीं है, आपने उसके ऊपर लिख दिया फाइल इट इन दिस फाइल, खत्म, कोई नोटिंग की जरूरत नहीं है। कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस आया, हैंडलिंग इन एक्शन इन कॉरेस्पॉन्डेंस केसेस, ठीक है, कोई भी ऐसा आया जिसके अंदर जैसे आपको एक फॉरवर्डिंग लाइन बनानी है, ठीक है, सिंपल सा क्या किया आपने, एक शॉर्ट नोट लिखा 3-4 लाइन का, खत्म किया, ठीक है। रेफर, कोई भी आप जैसे कहते हैं प्लीज रेफर एफ आर दिस, इसके बाद क्या करेंगे, दिस मे बी फॉरवर्डेड टू दिस, दिस डजंट पर्टेन टू दिस, हेंस मे बी फॉरवर्डेड टू दिस, खत्म, साइन किया, डीएफए लगाया, आगे भेज दिया। रिपीटेटिव केसेस में क्या होगा, रिपीटेटिव केस में आप स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट आपको बनाना होता है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट क्या होता है। स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट का आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, ये देखिए, जैसे मान लीजिए स्टडी लीव्स के बारे में, आप एडमिन में काम करते हैं, लीव के बारे में आपको है, तो आपको नोट इस तरीके से पुटअप होगा। आपने क्या लिखना है, सबसे पहले अपना फाइल नंबर लिखना है, अपने डिपार्टमेंट का नाम, एडमिन सेक्शन, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट टू प्रोसेस स्टडी लीव केस। देखिए नेम ऑफ द ऑफिसर, डेजिग्नेशन, क्लियरली क्लियर्ड प्रोबेशन या अपॉइंटेड सब्सटेंटिवली, इस तरीके से आप अपने तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। डज ही और शी हैव नोट लेस देन 5 years of service, is the proposed study relevant to the applicant job, did she or he obtain NOC before applying for higher studies in the university, in case he has not obtained NOC it is proposed to condone this provision, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है आप बना सकते हैं, क्या प्रेसिडेंट क्या है हमारा, विजिलेंस क्लियर है या नहीं है, ठीक है, उसने बॉन्ड सबमिट किया नहीं किया, बॉन्ड प्रॉपरली फॉर्मेट में है या नहीं है, पेमेंट जो है उनकी लीव सैलरी की वो कैसे रहेगी, कैसे किया नहीं किया, सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा इसमें, एनी अदर रेलिवेंट इशू, या फिर कंपेटेंट अथॉरिटी नीचे करके आप अपना साइन करके भेज देंगे, ठीक है। तो दिस वे जो है आप इस तरीके से, ये इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, ठीक है। अब बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग केस। प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस के अंदर आपको एक डिटेल स्ट्रक्चर्ड और डिटेल नोट बनाना होता है। स्ट्रक्चर्ड मतलब कि एकदम पूरा स्ट्रक्चर आना चाहिए, पहले आप उसका बैकग्राउंड लिखेंगे, इशू क्या आ रहा है उसको एनालाइज करेंगे, रूल्स क्या कह रहा है, कोई प्रेसिडेंट है या नहीं है, इस तरीके से उसको करते करते आप उसको लेके आएंगे, फिर लास्ट में आप सजेशन देंगे इस तरीके से। तो ये बोलते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग केस, ठीक है। डिटेल नोट बनता है इनके अंदर। फिर फिफ्थ हमारा होता है पॉलिसी और प्लानिंग केस। इसमें क्या होता है, डिटेल नोट के साथ साथ आप डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी कवर करते हैं कि अगर ऐसा होगा तो उसकी इंप्लीकेशन क्या होगी, इसका पॉसिबल आउटकम क्या होगा, ठीक है। ये स्पेशली जब हम पॉलिसी वगैरह डेवलप करते हैं उस सेक्शंस में यूज किया जाता है, राइट। नाउ टाइप ऑफ केसेस, क्या क्या टाइप के केसेस हैं, क्वांटम ऑफ नोटिंग, कितनी नोटिंग बनेगी, फंक्शनल अप्रोच क्या होगी हमारी, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम आपका इफेमेरल केस। इफेमेरल केस मतलब कि उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी नोटिंग की जरूरत नहीं होती। सेक्शन वन शुड रिकॉर्ड द रीजन इन ब्रीफ व्हाई नो एक्शन इज नेसेसरी। एसओ जो है उसको सिंपली मार्क करके उसको नो एक्शन रिक्वायर्ड, उसको पुट अप फाइल कर दो यार, इसको फाइल में लगा दो सिंपली, ठीक है। सच केसेस जो है उनको डार्क स्टेजेस पे इनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है, और सच केसेस, ऐसे केसेस को इट शुड बी केप्ट इन फाइल ओ बंडल। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट कि उनको ओ बंडल में फाइल किया जाता है और डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ऑन 31st of December ऑफ एवरी ईयर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि आपको ये वाले जो ओ बंडल है, देखिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो ओ बंडल है वो कब डिस्ट्रॉय होता है, तो आप सोचेंगे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए, देखा जाए तो, है ना, उसके अंदर दिया होगा 31 मार्च, पक्का पक्का, कंफ्यूज कर जाएंगे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एट द एंड ऑफ एवरी ईयर किया जाता है, ना कि एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो ये 31 दिसंबर को किया जाता है, ठीक है। इन सम केसेस दीज मे ऑल्सो बी रिटर्न इन ओरिजिनल टू द ओरिजिनेटर गिविंग रिक्विजाइट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर रिटर्न किया जाता है ओरिजिनल में गिविंग रिक्विजाइट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, की आप उनको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके ये रिटर्न कर दिया जाता है। Excuse me.